हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं द स्टडी फॉर एम्बिशन से आपका अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में बताया था, जिसमें बहुत सारे लाइक्स आए। दोस्तों, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया देता हूं, आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को आज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किन परिस्थितियों में आया और उसके वजह क्या थे और उसके कारण क्या थे, और क्या वाकई में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का आना जरूरी था या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक इत्तेफाक था। दोस्तों, इस सेशन में मैं आगे चल रहा हूं और मैं आज आप लोगों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताता हूं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, 1600 में, आप जैसा कि आप जानते हैं, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जिस समय स्थापना हुई, उस समय ब्रिटेन की जो शासिका थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एलिजाबेथ थी। और एलिजाबेथ वो प्रथम थी जो अपने शासनकाल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। आप जानते ही हैं कि एक दौर ऐसा था कि अंग्रेज़ों का कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, ऐसा कहा जाता था। तो दोस्तों, उसी श्रेणी क्रम में इंडिया में भी ऐसा ही कुछ प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। तो आइए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि हुआ क्या था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। शासिका एलिजाबेथ प्रथम थी। उसके बाद जो वहाँ के आने वाले लोग थे भारत में, वो बेसिकली उनका मेन पर्पस था कि भारत में व्यापार करें। जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि जब ये लोग आए थे भारत में व्यापार करने के समय से ही, यानी ये कह लें हम कि शुरू से ही जो व्यापारी थे उनको कुछ ज़्यादा ही अधिकार दे दिया जाता है, या ये कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से ही ये तय हो गया था कि इनको अपार अधिकार मिल गया था। ऐसे कंडीशन में जब ज़्यादा अधिकार किसी को मिलता है तो वो निश्चित रूप से दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देता है एक दौर के बाद। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ। तो इनका मेन पर्पस क्या था? इनका मेन पर्पस था व्यापार करना, परंतु व्यापार करने के कंडीशन में ये व्यापार करते करते हमारे ये शासन में भी पार्टिसिपेशन करने लगे। और शासन में पार्टिसिपेशन का दौर ये हो गया कि एक ऐसा दौर आया कि ये राजनीति में भी एंट्री कर गए, और कंडीशन ये हो गया कि भारत को औपनिवेशिक राज्य बना दिए। तो ऐसे में ही आइए बताते हैं दोस्तों कि व्यापार के साथ साथ ये शासन में पार्टिसिपेट किए। अब देखिए, एक 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब समझ सकते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले बहुत सारे ऐसे दुरुपयोग हुए होंगे, जिसके वजह से ब्रिटिश जो शासिका थी उन्होंने यहाँ पे अब धीरे धीरे अपना अधिकार जमाने की का प्रयत्न की। अब ऐसे में ही लॉर्ड नॉर्थ उन्होंने एक उक्त कमेटी की स्थापना की। उक्त कमेटी की स्थापना के बाद जो है, जब उस कमेटी गठित की, तो उस गठित करने के तदुपरांत जो इसकी रिपोर्ट आई दोस्तों, उसकी रिपोर्ट के आधार पे ही उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। उक्त कमेटी के ही रिपोर्ट पे दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस कमेटी के गठन के बाद हुआ। तो दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उक्त कमेटी के गठन के बाद, उसकी रिपोर्ट के बाद ही ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमारे सामने आया। तो
इसके आने के उद्देश्य क्या थे? दोस्तों, इसके आने के बहुत सारे उद्देश्य थे, परंतु इन उद्देश्यों में एक 3 ऐसे उद्देश्य हैं जो आपके सामने देखने को मिलेगा। पहला यह है कि कंपनी की गतिविधियों पे सरकार का पूर्णतः निगरानी हो, यानी कि कंपनी की जो भी गतिविधियां, या अब इस पॉइंट से ही समझ में आ गया होगा कि यानी कि कंपनी यहाँ पे टोटली एक अधिकार बनाई हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उस पे अधिकार नहीं रह गया होगा, तभी तो उन्होंने सबसे पहले निगरानी की बात की। तो इस तरह से दोस्तों, कंपनी की गतिविधियों पे सरकार की निगरानी होना, यानी कि कंपनी जो है कुछ ज़्यादा ही अपने अधिकारों का दुरुपयोग की होगी। तो दूसरे पॉइंट पे जब जाएंगे दोस्तों, तो कंपनी के राजनीतिक अधिकार को उन्होंने स्वीकार कर लिया, यानी कि कंपनी का जो अपना खुद का जो राजनीतिक अधिकार है, ब्रिटेन से आए हुए जो भी मतलब अधिकार थे, उस रेगुलेटिंग एक्ट थे, उस रेगुलेटिंग एक्ट के में ये दूसरा पॉइंट को स्वीकार किया गया कि राजनीतिक अधिकार उनका बना रहेगा, इसको स्वीकार किए। तीसरी पॉइंट था कि कंपनी के प्रबंधन तंत्र में सुधार किया जाएगा, यानी कि कंपनी के प्रबंधन तंत्र का मतलब यह है दोस्तों कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें पॉइंट क्या क्या है। पहला तो यह कि सरकार की निगरानी, दूसरा यह पॉइंट कि इसके राजनीतिक जो है अधिकार है, इसे स्वीकार किया गया, और तीसरी पॉइंट यह है कि इसके प्रबंधन तंत्र में सुधार लाना था, यानी कि इसके आने के जो 3 महत्वपूर्ण जो कारण थे वो ये कि सरकार की निगरानी, राजनीतिक अधिकार, कंपनी के राजनीतिक अधिकार को स्वीकार करना और प्रबंधन तंत्र का सुधार करना। इसका तो उद्देश्य था आने का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के आने का ये मेन उद्देश्य ये था। लेकिन दोस्तों, ये आ तो गया, लेकिन इसके प्रावधान क्या थे? दोस्तों, इस एक्ट के प्रावधान को देखा जाए तो पहला आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी जो है एक संचालक मंडल का गठन की। सॉरी दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक संचालक मंडल बनाया। उस संचालक मंडल के कार्यकाल को कितने वर्ष कर दिया गया? 4 वर्ष किया गया। मतलब 4 वर्ष का एक संचालक मंडल किया गया, और इस संचालक मंडल का कार्य जो है देख रेख था। ऐसे में दोस्तों, दूसरी जो पॉइंट आती है कि इस संचालक मंडल में जब भी कोई कानून बनेगा, उस कानून पे मतदान करना और उस मतदान करने में पार्टिसिपेट करना, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, एक दूसरी पॉइंट बन के आया इस प्रावधान में। वो ये कि जिसके पास 1000 पाउंड शेयर धारक होगा, यानी कि 1000 पाउंड का जो शेयर धारण करने वाला कंपनी का कर्मचारी होगा, वही क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। यानी मतदान करेगा वही जो 1000 शेयर धारण किए होगा, सॉरी दोस्तों, और 1000 पाउंड जो है शेयर धारण करेगा, वही वोट दे सकता है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रहा है कि आप जो है इसमें हिस्सेदारी लाइए अपनी, आपकी हिस्सेदारी, यानी कि हिस्सेदारी। तो दोस्तों, यहाँ हिस्सेदारी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। जो एक प्रावधान के अंतर्गत जो एक पॉइंट निकल के आया कि हिस्सेदारी की प्रक्रिया थी, यानी जिसका जितना शेयर वो उतना वोट दे। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों, तीसरी जो पॉइंट देखने को मिला कि एक्ट में पहली बार, इस एक्ट में मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार लिखित संविधान आया हुआ था, यानी लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। ये इस लिखित संविधान में आपको वो क्या पॉइंट था, मेनली पॉइंट, कि कंपनी का संचालन प्लस ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के प्रशासन, यानी कि कंपनी का प्रशासन और कंपनी का संचालन कैसा होगा और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में प्रशासन किस प्रकार के होंगे, ये कौन दिया? इस रेगुलेटिंग एक्ट ने। तो एक्ट में पहली बार लिखित संविधान का उल्लेख आया है। तो दोस्तों, यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन बनता है, और ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है, वो ये कि वो कौन सा एक्ट था जिसमें लिखित संविधान आया था।
तो दोस्तों बहुत ही डेप्थ का ये क्वेश्चन है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग बताए होंगे, पढ़े होंगे, बताए होंगे, बहुत सारे इस पर लेक्चर मिला, बहुत सारी कोचिंग संस्थानों में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आयोग कभी भी इस पर क्वेश्चन बना सकता है। दोस्तों इसी क्रम में इस एक्ट में कलकत्ता के जो गवर्नर जनरल थे, कलकत्ता के गवर्नर जनरल जो गवर्नर थे, सॉरी दोस्तों, जो कलकत्ता के गवर्नर थे उनको ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का यानी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि इसके जो गवर्नर थे वो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के गवर्नर यानी जीजी बना दिए गए। इसके गवर्नर जनरल बना दिए गए। और नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों कि इस पॉइंट में आपको कई बार क्वेश्चन भी बनाया है और आप सभी लोग जानते भी हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक नई व्यवस्था की गई और वो व्यवस्था थी एससी की स्थापना यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है दोस्तों 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की व्यवस्था की गई, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ये आया और 1774 में वो जो है स्थापित हुआ। तो दोस्तों इसमें क्या था ये कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। दोस्तों प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट आया जिसमें इसके बेंच क्या थे, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 3 जो है अन्य न्यायाधीश। तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। और अन्य न्यायाधीशों में आपको चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड, ये 3 लोग मिलेंगे देखने को। तो ये 3 लोग जो हैं आपको चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश हैं। एलिजा एम्पे प्रथम न्यायाधीश है। और आगे के सेशन में देखा जाए पॉइंट में तो एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ यदि आप सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं और उसके खिलाफ कहीं जाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके खिलाफ ये प्रावधान था कि इसके खिलाफ आप ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में आप याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया थी कि आप ब्रिटेन में प्रीवी जो काउंसिल है वहाँ पे जाके आप इसके खिलाफ आप केस दायर कर सकते हैं, इसके प्रावधान के खिलाफ आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रीवी काउंसिल में जाने का एक अधिकार। और अगले जब इसमें पॉइंट में आएंगे दोस्तों तो इसमें देखेंगे कि इसी एक्ट में ये प्रावधान भी किया गया था कि गवर्नर जनरल किसी भी कानून को बनाने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया। यानी कि अगर गवर्नर जनरल कोई भी कानून बनाता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के अनुमति आवश्यक कर दिया। अब ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से त्रुटि हो गई, यानी कि गवर्नर जनरल का अपना एक अधिकार जो था वो खत्म धीरे धीरे होता जा रहा था। तो ऐसे कंडीशन में अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब देखा जाए तो इस एक्ट की असफलता के कारण क्या क्या थे। अगर मैं देखूं बहुत सारे पॉइंट देखने को मिला। ये प्रावधान जो आपके सामने देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे प्रावधान आए। इन प्रावधानों में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में तो बहुत ही अच्छा एक्ट था ही प्रावधान, लेकिन इसके प्रावधानों की त्रुटियां क्या थी, क्योंकि जब नया एक्ट आया है वो पिछले एक्ट की त्रुटियों में सुधार कर दिया। तो इसमें क्या क्या त्रुटि थी, पहला तो ये देख लीजिए कि यह प्रावधान आगे चलकर कौन सा, यही गवर्नर जनरल का जो है, गवर्नर जनरल हर कानून बनाने के पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेना, यानी कि यहाँ पे भी असंतोष की एक भावना पनपने लगी दोस्तों ये चीज़। तो यही आगे चलकर इसकी असफल का इस एक्ट के असफल होने का कारण हुआ। दूसरा, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो 4 सदस्यीय कर दी गई। 4 सदस्यीय परिषद का सेंस ये हो गया दोस्तों कि अगर 4 सदस्यीय कर दिया गया, किसी पे भी अगर बहस छिड़ गया तो अब 4 सदस्यीय में मेनली ये होता था कि 2 लोग एक तरफ, 2 लोग एक तरफ हो जाते थे, यानी निर्णय कभी हो ही नहीं पाता था। बहुत रेयरेस्ट केस में निर्णय हुआ है। इसमें भी बहुत सारे जो कुछ तो गवर्नर जनरल के पक्ष में जाते थे
कुछ उस कानून के पक्ष में जाते थे। तो ऐसे करके मतलब 2/2 ही मेनली हो जाता था। तो ये भी एक त्रुटि था, यानी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो 4 सदस्यीय थी। 4 सदस्यीय भी एक कारण हुआ। इसी के असफल इसके असफल का दूसरा कारण ये बन गया, कौन सा, यही 4 सदस्यीय। और दोस्तों, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया, परंतु बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल के तो अधीन कर दिया गया था, परंतु इनके अधिकारों को स्पष्ट नहीं किया गया। जब इनके अधिकारों को स्पष्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों, तो निश्चित रूप से असंतोष की भावना आएगी, और ये भी एक विफलता का कारण था इस एक्ट के। तो दोस्तों, अगले सेशन में देखा जाए कि एक और लास्ट ये पॉइंट है कि बिना लाइसेंस धारण किया हुआ कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता है। ये भी एक प्रावधान बन के आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो इसी चीज़ को बिना लाइसेंस प्राप्त कर्मचारी जो है निजी व्यापार नहीं कर सकता है दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था। तो इस प्रकार देखें दोस्तों, तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में एक अच्छे कुछ कानून लाए, कुछ अच्छा कानून लाए, कुछ अच्छे नियम उसमें लाए, परंतु दोस्तों इसमें बहुत सारी आपको त्रुटियां, कमियां भी देखने को मिली, जो आगे चल के अगले एक्ट में मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, ये रहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आप इसको पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट दोस्तों, मुझे उम्मीद है। अब मैं इसके बारे में कुछ बता देना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ये मैं जो लेकर आया हूँ, आप दोस्तों प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों में सहायक होगा। ये ऐसा वीडियो आप बहुत सारे यूट्यूब पे छान लीजिएगा, कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके पीटी तो है ही है, पीटी के तो पॉइंट है ही हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि आपका 4 वर्ष कर दिया गया, यहाँ पे वोट देने का अधिकार कितने का रहेगा, वहीं पे लिखित संविधान का, और दोस्तों ये कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का जो है गवर्नर जनरल का, और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एग्जाम पे वगैरह जो थी, और ये एससी के खिलाफ आप प्रीव्यू काउंसिल में जा सकते हैं। दोस्तों ये सारे तो प्रावधान, ये सारे पॉइंट तो पीटी के हैं ही हैं, परंतु दोस्तों अगर आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को इन क्रम में लिख देते हैं तो आपका मेंस में बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको ये भी देखने को मिला होगा कि इसकी त्रुटियां क्या थे, कमियां क्या थे, इसके असफलता के कारण क्या थे, स्थापना तो आपके सामने देखने को मिली ही। तो इस प्रकार जो दोस्तों ये प्री, मेंस और इंटरव्यू में आपको ज़बरदस्त सहयोग करने वाला वीडियो है, और मैं गारंटी देता हूँ इसे तैयार कर लीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे कहीं किसी से भी बहस करिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठिए, और अगर उसमें क्वेश्चन कहीं से भी बनाए, अगर उसमें इसमें नहीं फंसता है तो दोस्तों आप बताइएगा कि सर ने अच्छा वीडियो नहीं दिया था। तो दोस्तों मैं इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को बताने के बाद ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, और बेहतर समझ के साथ साथ मैं ये उम्मीद करूँगा कि इसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियो को देखे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।